नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रोहित कुशवाहा। आप सभी का स्वागत है चैनल में। आज हम अपने इस नए लेक्चर में एनएलएम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ 2025 के बच्चों के लिए है जो जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि 2025 के लिए इस चैनल में सभी लेक्चर सीरीज़ टाइम टू टाइम धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी। प्रैक्टिस सेट भी होंगे और PYQ भी हम कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे इन वीडियोज़ का लाभ सभी बच्चों को मिल पाए। धीरे धीरे इस चैनल पे और एजुकेशनल वीडियो भी अपलोड होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा ग्रो कर सकें करिए, ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एनएलएम। देखिए, आपको पता है लास्ट क्लासेज जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। उसमें हमने बेसिकली वेक्टर्स, डायमेंशनल एनालिसिस और मोशन इन 1D के बारे में डिस्कस किया था, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था और जिसको सबको आना चाहिए। आज का जो टॉपिक है एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो पूरी तरह से एक अलग टॉपिक है और जिसने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये नया टॉपिक है और नए तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। इसके बारे में आप लोगों ने बेसिक क्लास 9th में पढ़ा होगा कि न्यूटन लॉज कितने होते हैं। सबको पता है कि 3 न्यूटन लॉज के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। तो उसका कंपटीशन जेई और नीट में क्या आता है, कैसे डिस्कशन होता है, सीबीएसई बोर्ड के बारे में भी हम थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करेंगे कि बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस कैसे इसमें बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनएलएम के बारे में। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो आपकी मैकेनिक्स है, पूरी मैकेनिक्स, वो बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एनएलएम पर ही डिफाइन होती है। देखिए, अभी तक की जो आपने फिजिक्स पढ़ी वो जो थी वो काइनेमेटिक्स थी। क्या थी? काइनेमेटिक्स, जिसमें हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो एनएलएम का टॉपिक है वो बेसिकली डायनामिक्स का पार्ट होता है। डायनामिक्स का मतलब व्हाई मोशन अकर, मोशन क्यों होती है, मोशन क्यों होती है। देखिए, एनएलएम में बेसिकली जो पढ़ना है हमें वो डायनामिक्स का पार्ट है, और जो अभी तक पढ़ा आपने वो काइनेमेटिक्स था। काइनेमेटिक्स मतलब कि देखो, दो चीज होती हैं, एक मोशन क्या है, मोशन क्या है, ये तो पढ़ा हमने काइनेमेटिक्स में, जिसमें हमने पढ़ा कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है ना, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, या काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। आपने 3 पढ़ा होगा, काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा। अब बेसिकली ये सब हो रहा है, तो ये सब क्यों होता है, व्हाई, इसको आपको डिस्कस करना है इसमें डायनामिक्स में, कि मोशन क्या होती है, कैसे होती है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, हम एनएलएम का पार्ट स्टार्ट करें आगे। तो बेसिकली एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में एनएलएम जो बेसिकली डिफाइन करता है वो एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं क्या, फोर्स। फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स होता क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स इज अ फैक्टर ऑफ
पुलिंग या पुल और पुश। पुल और पुश का जो फैक्टर होता है वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। हिंदी में कहते हैं इसको धक्का, किसी को धक्का देना, ये खिंचाव करना, वो क्या होता है? फोर्स। द फैक्टर ऑफ पुल और पुश। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक कोई बॉडी बना दीजिए, ये कोई ट्रॉली है, ठीक है, एक बच्चा है यहाँ पर, ये इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, यानी धक्का दे रहा है। या दूसरी ट्रॉली बना लीजिए और यहाँ पर एक बच्चा है, ये इसको क्या कर रहा है? अपनी ओर पुल कर रहा है, खींच रहा है। कभी आप किसी मॉल या किसी शोरूम में जाइए तो वहाँ डोर पर लिखा होता है पुल और पुश। पुल मतलब खींचिए अपनी तरफ, पुश मतलब धक्का दीजिए अंदर की तरफ। तो पुल या पुश का जो फैक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। अब ये फोर्स कई टाइप से डिफाइन होता है, तो इसमें हम बेसिकली पहले ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। फोर्स का बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में फोर्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में। देखिए फोर्स मैंने बताया फैक्टर ऑफ पुल और पुश। पुल और पुश का जो फैक्टर होता है ये एक ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या होती है? डायरेक्शन होती है। इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन, सबको पता है। और इसका जो CGS यूनिट होती है वो होती है डाइन। इसकी जो डायमेंशन होती है वो MLE-2 होती है। और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁻⁵, सॉरी उल्टा डाल दिया, +5, 10⁻+5 डाइन, या 1 डाइन इक्वल टू होता है 10⁻⁵ न्यूटन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पता करिएगा। फोर्स के जो न्यूटन सेकंड लॉ आएगा उसमें हम फॉर्मूला पढ़ाएंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। इसको अगर मास स्टैटिक है तो आप लोग बचपन में पढ़ते थे F=ma, ये क्या होता है इसको बारे में भी हम बताएंगे। तो इसमें हमें मेन बेसिकली ये पढ़ना है आज टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने टाइप होते हैं? तो अगर सिंपल कॉन्सेप्ट पर देखा जाए जो आपने पढ़ा है तो 2 टाइप पढ़ेंगे, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिसमें दो बॉडी की जो सरफेस होती है वो टच होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनमें दोनों बॉडीज की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? टच होती है। टच होने का मतलब कि एक दूसरे में कांटेक्ट पे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, नहीं पढ़ा तो पढ़ाया जाएगा। फ्रिक्शन और विस्कस क्या होते हैं कि ये दोनों कांटेक्ट फोर्स होते हैं, क्योंकि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं तभी फ्रिक्शन लगता है, या जब दो लिक्विड की या फ्लूइड की लेयर कांटेक्ट में आती है तभी विस्कस फोर्स लगता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि यहाँ पर सरफेस कांटेक्ट में नहीं होती, यहाँ पर सरफेस कांटेक्ट में होती। जैसे एक बॉल है और ये आपकी अर्थ है, तो ये बॉल को अगर छोड़ दो तो ये नीचे की ओर गिरेगी, तो यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी ए, मान लो ये अर्थ, बॉडी ए है और अर्थ बी है, तो क्या इन दोनों कॉन्टेक्ट से है? क्या नहीं, बीच में क्या है? स्पेस है। तो ये कैसा फोर्स हुआ? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हुआ। जैसे मैग्नेटिक फोर्स,
ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आया। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो दो सरफेस के कॉन्टैक्ट पर काम करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं होती फिर भी काम करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, है कि नहीं। आइए अब कॉम्पिटिटिव लेवल से टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर कई सारे फोर्स के बारे में मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेसिक नंबर ए, कॉन्टैक्ट फोर्स के पहले कंडीशन को समझें या नॉर्मली देख लें तो आपके कंपटीशन में कौन कौन से फोर्स यूज होंगे, क्योंकि फोर्स के बारे में जब नहीं पता होगा तो आगे एफबीडी बनाने में दिक्कत होगी, फ्री बॉडी डायग्राम, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहला फोर्स आप समझ लीजिए ग्रेविटी का फोर्स। ये ग्रेविटेशनल और वेट के बारे में बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वेट का जो फोर्स होता है वैल्यू डब्ल्यू लिखते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू आपने पढ़ा होगा क्या होता है, mg होता है। इसका बारे में थोड़ा समझिए। जैसे ये अर्थ है, कोई बॉडी है, कहीं पर भी है, कहीं पर भी बॉडी रखी है, इसका एक मास m होगा। तो इस मास के कारण इसका वेट हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ क्या करेगा, एक्ट करेगा। टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ कितना एक्ट करेगा, mg। इसी mg को क्या कहते हैं, वेव। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के केंद्र की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। तो जब हम इसकी डायरेक्शन बनाएंगे तो बेसिकली हम मानेंगे कि अर्थ केंद्र नीचे की तरफ है और हमेशा उसको डाउनवर्ड फोर्स बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर एक मास m रखा है। इसका जो वेट होगा किधर की तरफ काम करेगा, इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा। कितना, mg। जैसे यहाँ पर एक बॉडी ये m रखी है, इसका वेट किधर लगेगा, mg। अगर इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, यहाँ कोई बॉडी m रखी है तो इसका वेट किधर होगा, नीचे। कोई भी बॉडी कहीं पर भी हो, इसका जो वेट होगा हमेशा टूवर्ड द सेंटर। हम मानते हैं कि अर्थ नीचे है और अर्थ का सेंटर नीचे है, तो इसका जो वेट का फोर्स होगा वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ काम करेगा। समझ में आया। चलिए सेकंड नंबर जो होगा, बी नंबर, इसको अलग कर दो, एक सेकंड। सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे, मान लीजिए टेंशन फोर्स। सेकंड टेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए टेंशन किसी स्ट्रिंग में काम करता है। किस में काम करता है, किसी स्ट्रिंग, रस्सी में, या एक ऐसी बॉडी जो रस्सी की जैसे हो, ठीक है ना। पतली रॉड भी हो सकती है, पतली आयरन स्ट्रिंग भी हो सकती है, पतली रोप भी हो सकती है। तो बेसिकली टेंशन हमेशा किस में काम करता है, एक स्ट्रिंग में। और ये हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सोर्स से आउटवर्ड। मतलब जिस बॉडी पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस बॉडी से किधर की तरफ, आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन स्ट्रिंग। ये ध्यान रखना है क्योंकि कल को एफबीडी बनाओगे तो कहाँ की तरफ बनाओगे। जैसे मान लो मैं सिंपल सा केस एक बनाऊं, ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से ये मास m है, तो इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन होगी वो कहाँ होगी, इस स्ट्रिंग पर टेंशन। देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये है क्या है, ऑब्जेक्ट से आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इसमें इन स्ट्रिंग में हमें और कहीं नहीं देखना, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ ऊपर, तो ऐसे डायरेक्शन में क्या लगेगी, इसकी टेंशन काम करेगी। और इसका वेट नीचे की तरफ क्या काम करेगा, mg काम करेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सिंपल सा एक मैं प्लाईवुड बनाऊं, एक रस्सी इधर है, एक रस्सी इधर है, दो मास एंग है, ये m1 है, ये m2 है। तो अगर मैं वेट और टेंशन का यहाँ पर जब बीडी बनाने का प्रयास करूँ तो आप सबको पता होना चाहिए
कि वेट किधर की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ। तो इसका वेट नीचे कितना होगा, m1g, इसका वेट नीचे की तरफ कितना होगा, m2g। अब ये बॉडी से स्ट्रिंग में टेंशन किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ T। इस बॉडी में भी टेंशन किधर की तरफ, बॉडी से ऊपर की तरफ T। अब आप कहेंगे टेंशन इस बॉडी पे अलग अलग, नहीं, टेंशन देखिए सेम है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना, सेम स्ट्रिंग या इन सेम स्ट्रिंग टेंशन विल सेम, टेंशन क्या होगी, सेम होगी, बट व्हेन स्ट्रिंग चेंज देन टेंशन विल बी चेंज, टेंशन भी क्या हो जाएगी, चेंज जाएगी। जैसे मैं एक आपको वीडियो और बनाऊं, यहाँ पर वो सिंपल सा ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पर यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ एक पुली है, यहाँ एक पुली, इससे एक रोप गई है नीचे की तरफ, इससे रोप गई है नीचे की तरफ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये मास m1, ये मास m2, ये मास m3। मैं अभी सिर्फ टेंशन और वेट के बारे में बताऊंगा, बाकी भी मैं फोर्स इसमें बहुत सारे लग रहे हैं, वो अलग डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें नीचे की तरफ क्या वर्क करेगा, m1g, इसमें नीचे की तरफ m2g, और इसमें नीचे की तरफ m3g। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ क्या जाएगा, रस्सी में रूप में टेंशन T1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट से m2 से बाहर की तरफ टेंशन, रस्सी सेम है तो यहाँ टेंशन T1, तो यहाँ भी टेंशन कितनी होगी, T1। अब देखिए इधर की साइड रस्सी क्या होगी, चेंज, तो m3 में अगर देखें तो रस्सी में टेंशन ऊपर की तरफ क्या होगी, बाहर की तरफ T2 क्यों, क्योंकि इधर की रस्सी और इधर की रस्सी दोनों क्या है, चेंज है। यहाँ पर m2 में देखें तो इधर की तरफ टेंशन क्या लगेगी, T2, क्योंकि रस्सी चेंज है तो टेंशन चेंज है। यहाँ रस्सी सेम है, यहाँ रस्सी सेम है, तो इसमें T2 इसमें T1। अब इसमें एक फोर्स और लगेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन, वो आगे पढ़ाऊंगा। हो सकता है नीचे फ्रिक्शन भी लगे, वो आगे बताता हूँ। यहाँ दो फोर्स के बारे में आपने समझा, कौन कौन से फोर्स के बारे में, एक आपका वेट और एक आपका टेंशन। वेट हमेशा सेंटर की अर्थ की ओर लगता है और टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ लगता है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपका रोप सेम है तो टेंशन भी क्या रहेगी, सेम, ये स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, और अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, ठीक है। चलिए अब अगला फोर्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। सी नंबर है नॉर्मल रिएक्शन। चलिए अगले पेज पढ़ लेते हैं। सी नंबर, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। देखिए ये भी एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स होता है कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं तभी नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस चीज सरफेस है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है, m है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर कांटेक्ट होता है बेसिकली, तो कांटेक्ट पॉइंट पर, ठीक है ना, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। क्या है, परपेंडिकुलर और नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन वन बॉडी बाय अनदर बॉडी is called normal reaction। ध्यान देना यहाँ पर,
बहुत अच्छी चीज़ ध्यान से समझिएगा। परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन वन बॉडी, किसी एक बॉडी पर, इस पर, बाई अनदर बॉडी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एट कॉन्टैक्ट पॉइंट। कहाँ पर? कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट मत भूलिएगा, एट कॉन्टैक्ट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए, इस बॉडी पर आपको पता है सीधी सीधी बात, इस मास m का नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर देखिए, तो नीचे एक सरफेस है अर्थ, ऊपर बॉडी m। तो अर्थ जो कांटेक्ट पॉइंट है, उस कांटेक्ट पॉइंट से बॉडी m पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लगाएगा, जो mg को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इन सब चीज़ों को हमेशा फाइंड कर लेंगे जब इस पॉइंट को याद रखेंगे कि फोर्स ऑलवेज इन कपल फॉर्म। फोर्स हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? कपल फॉर्म में, युग्म में होते हैं, कभी सिंगल फोर्स नहीं होता। समझना मेरी बात। तो देखो, अगर मैं इसी को थोड़ा सा अलग से बनाऊं तो एक चीज याद रखना, जैसे मैंने इसको बनाया एक ऑब्जेक्ट m और नीचे सरफेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिए, ये कांटेक्ट पॉइंट है। कांटेक्ट पॉइंट से नीचे वाली सरफेस, एक सरफेस देखो ये है m की सरफेस S1 और एक अर्थ की सरफेस है आपकी S2। तो जो S2 सरफेस है वो ऊपर की तरफ लगाएगी कितना? N1, ध्यान दें, ठीक है। सरफेस S1 भी नीचे की तरफ क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन N1। नॉर्मल रिएक्शन एक बॉडी दूसरे पर सेम लगाती है, जितना 1 2 पर लगाएगी उतना ही 2 1 पर लगाएगी। या N1 नहीं मानना तो सिर्फ N मान लो कि अगर S2 S1 पर N लगाएगा तो S1 भी S2 पर क्या लगाएगा? N लगाएगा। तो आप कहेंगे सर ऊपर से नीचे N, ये जो N है ये उसी का काम करता है, किसका? mg का काम करता है। जैसे मैं एक और सिंपल सा अलग से एग्जाम्पल बताऊँ एफबीटी के रूप में, तो एक क्वेश्चन के रूप में, जैसे मान लो यहाँ पर एक सरफेस है, एक ब्लॉक ये है, उसी के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है जी, ठीक है। ये m1 है, ये m2। तो अगर मैं इसके नॉर्मल रिएक्शन के बारे में स्टडी करूं तो देखिए, एक ये सरफेस नीचे है, ये नीचे सरफेस। अगर ध्यान से देखें आप तो देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर दो सरफेस हैं, तो m1 पर नीचे वाली सरफेस ऊपर की तरफ क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन n1। तो ऊपर वाली भी नीचे पर क्या लगाएगी? n1, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर m1 ऊपर की तरफ लगाएगा n2, तो m2 भी नीचे की तरफ लगाएगा n2। समझ गए? नहीं समझ गए? नॉर्मल रिएक्शन। अब वेट और भूल जाओ, सब इस टेंशन में सब भूल जाओ, सिर्फ नॉर्मल देखो कि जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर नॉर्मल जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। अगर कांटेक्ट पॉइंट बदल गया तो नॉर्मल भी बदल गया। देखो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर नॉर्मल कितना है? n1, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर नॉर्मल नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी। नॉर्मल फोर्स एक कपल फोर्स है, सिंगल फोर्स नहीं है। अगर ऊपर लगेगा तो वो नीचे भी लगेगा। समझ गए? समझ गए। अगर मैं इसकी एक बीडी बनाना चाहूँ तो देखो, एक बीडी कैसे बनेगी उसको थोड़ा ध्यान से देख लो। ये m1 है, m1 के नीचे की तरफ वेट कितना होगा? m1 जी, और m1 में ऊपर की तरफ नॉर्मल कितना लगेगा? n1। ये n1 का जो नीचे n1 लगना चाहिए उसी को मैंने क्या कहा? m1g कह दिया। जो ये n1 है वही क्या है? m1g। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर देखो, नीचे की तरफ क्या लगेगा? वेट m2g, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन n2। ये है n2। नीचे की तरफ जो n2 लग रहा है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है, वो क्या है? m2g इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी धीरे धीरे बीडी आएगा, समझ में आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक सरफेस दूसरी सरफेस पर क्या लगाती है? नॉर्मल। वो हमेशा कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। जैसे एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन इसमें दूं, ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा डिग्री पर, यहाँ पर एक बॉडी हम रखें, इसमें वेट और नॉर्मल रिएक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे?
तो देखिए वेट पता है आपको नीचे की तरफ लगेगा, कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ mg, ये सरफेस से 90 डिग्री पर है। और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस, ये सरफेस है देखो इंक्लाइन सरफेस, इस सरफेस के 90 डिग्री कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये लगेगा इसका नॉर्मल जो सरफेस से कितने पर है 90 डिग्री। अब देखो इसका नॉर्मल ऊपर था लेकिन इसका नॉर्मल ऐसे ऐसे है, ये सरफेस के 90 डिग्री पर हमें नॉर्मल बनाना है, समझ में आएगा। अब इस नॉर्मल का जो अपोजिट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आप बता सकते हैं, इसका जो अपोजिट कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो m का ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। तो देखो जो ये ऊपर n लग रहा है, नीचे n जो लगेगा वो n कितना होगा, mg cos थीटा के ऊपर होगा। धीरे धीरे जब वीडियो में आएंगे तो ये सब डिटेल में बताएंगे। देखिए आपने 3 फोर्स पढ़े, एक नॉर्मल रिएक्शन, वेट और टेंशन, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आपने अभी तक 3 फोर्स पढ़े, कौन कौन से, वेट, सेकंड है टेंशन और नेक्स्ट है नॉर्मल, ये 3 पढ़े। आगे आएंगे आपके फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, वो अगला अलग टॉपिक है, मैं उसको डिस्कस करूंगा धीरे धीरे क्योंकि डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ये 3 फोर्स बेसिक थे इसलिए मैंने को बता दिया। अब इसमें इनके बारे में एफबीडी बनाना सीख लीजिए जिससे हम आगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम डिस्कस कर पाएँ। तो इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, लिखना भी है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम इसको कहते हैं FBD। FBD के कुछ रूल्स होते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। पहला रूल है आपका, ठीक है, देखो, कंसीडर, इसको लिख लीजिएगा, कंसीडर द ऑब्जेक्ट और बॉडी एट पॉइंट ऑफ, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट हो उसको हमें क्या कंसीडर करना है, बहुत ध्यान से देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करें। जितनी बड़ी बॉडी हो हम उसको एक पॉइंट बना देंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट है, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टेड, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टेड ऑन बॉडी। बॉडी पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो हमें ध्यान देना है। बॉडी को कौन पुल कर रहा है, बॉडी को कौन पुश कर रहा है वो हमें ध्यान देना है। बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर ध्यान देना। एक्टेड ऑन, बॉडी पर, बॉडी किस पर लगा रही इससे मतलब नहीं है, बॉडी में कौन कौन लगा रहा है इससे मतलब है। तो ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टेड या एक्टिंग ऑन बॉडी, किस पर, बॉडी पर कौन कौन लग रहा है। अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है, ठीक है, ड्रॉ, या ड्रॉ की जगह से कह सकते हैं चूज सुटेबल एक्सिस फॉर कैलकुलेशन इन प्लेन। प्लेन में थोड़ा सा सुटेबल एक्सिस डिस्कस करेंगे कि एक एक्सिस एक्स हो जाएगी, एक एक्सिस वाई हो जाएगी, कहीं कहीं एक्स होगी। इंक्लाइन प्लेन में हम एक्स ऐसे मानेंगे, वाई ऐसे मानेंगे, है ना, ये थीटा हो जाएगा। तो सुटेबल एक्सिस डिस्कस करना है। इसके बाद ड्रॉ द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इन एक्सिस। एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स हमने ये एक्टेड ऑन बॉडी निकाला उनके क्या क्या कंपोनेंट होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, चूज सुटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
सूटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करना है, चूज करना है। जैसे भाई इस बॉडी को स्टडी करेंगे तो बॉडी को बाहर से देखेंगे कि बॉडी के पास बैठेंगे कि बॉडी में बैठेंगे, है ना। जैसे ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन के बाहर से देखेंगे तो ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी, ट्रेन के अंदर बैठ के देखेंगे ट्रेन रुकी हुई दिखाई देगी। डिपेंड करता है कि हम कहाँ से स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट को दिमाग में रखना है। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आएंगे। पहला है कंसीडर द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकंड है ड्रॉ ऑल द फोर्सेज एक्टेड ऑन बॉडी। तीसरा है ड्रॉ ये कह सकते हो सूटेबल एक्सिस हमें ड्रॉ करनी है। अगला है उन एक्सिस पर फोर्स के कंपोनेंट क्या होंगे। और अगला है सूटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना। तो आइए हम FBD बनाना आपको सिखाते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होने का। आपने क्या क्या पढ़ा, आपको समझ में आना चाहिए। ये आपने पढ़ा फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, और FBD क्या होती है। ये 3 चीज़ें जिसको नहीं पता होगी वो आगे के टॉपिक समझ ही नहीं सकता। इन 3 चीज़ों के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना और नोट्स बना लेना। आइए हम FBD बनाना सीखते हैं, कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। FBD बनाना, तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसकी FBD बनाना सीखिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, सिंपल सा क्वेश्चन। ये सरफेस है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट M रखा है, इसकी FBD बनाइए। ठीक है, तो वही कहानी शुरू करता हूँ। आपको पता होना चाहिए, देखो पहला क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, फिर उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देखना है। तो देखते हैं, इस पूरे बॉडी M को हमें कुछ नहीं करना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेना है। ये देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। सेकंड नंबर, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इस पर अर्थ लगाएगी अपना फोर्स, कौन सा, वेट mg लगाएगी। नीचे की तरफ mg होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो ये सरफेस कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n हो गया। ऊपर से नीचे की तरफ जो नॉर्मल होगा उसी का mg होता है। तो देखो नीचे की तरफ क्या हो गया, mg, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ mg, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n हो गया। बस यही आपको क्या है, FBD। ये इसकी FBD हो गई। अब जब कैलकुलेशन होगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में इक्विलिब्रियम होगा, तो n इक्वल टू mg हो जाएगा। यही जो सुटेबल बताया मैंने, यही FBD कहलाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन और दूं, सेकेंड नंबर, चलो यहाँ नीचे बना देते हैं, ऊपर नहीं। ये सेकेंड नंबर, इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ये थीटा एंगल पर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट M है, इस ऑब्जेक्ट M की FBD बनाइए। तो वही कहानी, हमें क्या करना है, पहले इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है M को। इस M को मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। अब इसमें एक्सिस देखो कैसे बनेंगे। इसको देखो, ये x एक्सिस ले लेंगे और ये y एक्सिस ले लेंगे। तो जो फोर्स है y एक्सिस में है, दोनों के दोनों, है ना। x एक्सिस में कुछ है ही नहीं, और कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्स y एक्सिस पे हैं, एक्सिस पर ही हमें फोर्स चाहिए। यहाँ पर लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी। जैसे मैंने M को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, अब देखो M में नीचे की तरफ क्या काम करेगा, वेट mg, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इधर की तरफ क्या काम करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री पर n करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर ध्यान से देखो, तो देखो इसमें नीचे की तरफ जो काम करेगा वो mg होगा, है ना, और ऊपर की तरफ क्या काम करेगा, n। अब देखो ध्यान से, तो मैं इसको एक चीज़ बनाता हूँ ऐसे। इसकी दो एक्सिस अगर देखो, तो एक एक्सिस इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको हम y मान लेते हैं। तो जो नीचे mg है, इसके हमें कंपोनेंट चाहिए x और y में। नॉर्मल रिएक्शन तो y एक्सिस में है भाई। अगर मैंने एक्सिस को डिफाइन करूँ तो ये y एक्सिस है आपकी, और ये आपकी x एक्सिस है ना। तो नॉर्मल तो y एक्सिस में है, लेकिन mg किधर है पता नहीं। तो mg कंपोनेंट निकाल के देखिए, ये थीटा है, ये 90 है, कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, और इस mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा
mg साइन थीटा। तो इस mg के जो कंपोनेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे देखना। एक इधर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, एक इधर कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। इसकी ये बीडी मैं यहाँ एक बार अलग से बना देता हूँ, फिर से ध्यान से देखिएगा। इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, इधर की तरफ क्या है mg sin थीटा है, और इधर की तरफ mg cos थीटा। ये देखो ये बीडी हो गई इसकी, है अच्छा कि नहीं है। अभी देखो ऊपर की तरफ फोर्स कुछ नहीं लगा एक्स एक्सिस में, हो सकता है आगे इसमें एक रस्सी बांध दी जाए यहाँ पर, है ना, तो रस्सी से आगे हो जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन जैसे दूंगा जिसमें तीन फोर्स एन mg cos थीटा mg sin थीटा। एक बीडी का मतलब ये होता है। इसको कहाँ से देख रहे हैं, बाहर से देखेंगे हम ताकि सुटेबल। हम इनर्शियल फ्रेम लेंगे, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम मैंने पढ़ा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक बार देख लीजिएगा जाकर। ऐसे क्वेश्चन मैं और देता हूँ थोड़ा सा, इसके बाद आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है m। अब यहाँ पर मैंने एक पुली बांधी, यहाँ से एक स्ट्रिंग गई, ये स्ट्रिंग से यहाँ एक मास, ये m1 मान लो, इस मास को मैं m2 मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो दो मास हो गए, एक m1 एक m2। तो यहाँ m1 को मैं लिख लेता हूँ और यहाँ में m2 के। तो m1 और m2 की FBD बनाना है, पहले इसी बॉडी पर बना देते हैं FBD पर, जिससे हमें डिस्कस करने में दिक्कत ना हो। तो नीचे की तरफ इसका क्या काम करेगा, m1g वेट, इसका नीचे की तरफ m2g वेट। इसमें नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट में है तो ऊपर की तरफ n काम करेगा क्योंकि यहाँ कांटेक्ट होगा, इसमें नॉर्मल होगा नहीं क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है। अब देखो रस्सी सेम है, ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ एक टेंशन T काम करेगी, इसमें ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ एक टेंशन T काम करेगी, ये रस्सी ऐसे आ रही है, ठीक है। तो देखो m2 के बारे में तो सिंपल आपको दिख रहा है कि m2 में नीचे की तरफ क्या आएगा, m2g, ऊपर की तरफ टेंशन T, इसका BD बन गया, ये एक्स एक्सिस इसकी और ये इसकी वाई एक्सिस। m1 के बारे में देखो, तो देखो m1 की जो एक्सिस होंगी वो ऐसे होंगी, ऐसे एक्सिस होंगी, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो देखो इसका एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है नॉर्मल का ये n है, लेकिन mg नहीं है। mg के दो कंपोनेंट कैसे होंगे, देखो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। तो इस mg का ये कंपोनेंट कितना आएगा, m1g cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आएगा इसका, m1g sin थीटा। कंपोनेंट निकालना मैंने वेक्टर में बताया था, नहीं पता तो एक बार देख लो। अगर ये r है, ये थीटा है, तो थीटा के साथ cos लगाते हैं r cos थीटा, और थीटा के अपोजिट sin लगाते हैं तो r sin थीटा। तो यहाँ देखो ये mg के साथ थीटा यहाँ है, तो mg cos थीटा, यहाँ थीटा नहीं है 90 माइनस थीटा है, तो mg sin थीटा। तो देखो इसके कंपोनेंट आ गए, इधर m1g है तो इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, इसका ये कंपोनेंट आएगा m1g cos थीटा। इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, इसका ये कंपोनेंट आएगा m1g sin थीटा। एंड देखो एक चीज़ और है, इधर टेंशन भी लग रही है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगी, टेंशन T लगेगी, है कि नहीं, बढ़िया। तो देखो इसकी FBD क्या हो गई, ये हुई कि नहीं हुई, इसकी FBD क्या हुई, ये हुई कि नहीं हुई। बस ऐसे FBD निकाल लेना है, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। तो देखो आज हमने FBD के बारे में डिस्कस किया, कल से न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपका होमवर्क है कि जितनी भी FBD से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ के आना है। आपको बुक लिस्ट ना पता हो तो मैं बता देता हूँ आप कहाँ से पढ़ेंगे। DC पांडे की बुक है, DC पांडे की बुक से पढ़िएगा। JEE मेंस की 5 बुक आती हैं, तो फर्स्ट पार्ट पढ़िएगा, और नीट के लिए DC पांडे का फर्स्ट पार्ट आता है तो उसको पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहने देते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।